तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। ये तीन रेखाओं से घिरी हुई है और ये बंद भी है, तो ये त्रिभुज है। और त्रिभुज के कुल 6 अवयव होते हैं। तो 6 अवयव कौन कौन से होते हैं? तीन इसके कोने होते हैं जिन्हें कोण कहते हैं, और तीन इनकी भुजाएं होती है। त्रिभुज 6 अवयवों से मिलकर बना हुआ है, तीन कोण और तीन भुजाओं से मिलकर। किसी त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम 3 अवयव आवश्यक होते हैं। तो अपन को अगर कोई त्रिभुज बनाना है तो हमारे पास कम से कम 3 अवयव होने चाहिए। तो 3 अवयव क्या क्या हो सकते हैं? 3 अवयव हो सकते हैं 3 भुजाएं दी गई हो, या हो सकता है 2 भुजाएं दी गई हो और एक कोण दे दिया हो, या फिर हो सकता है 1 भुजा दी गई हो और 2 कोण दिए हुए हो। इस तरीके से अपन 3 अवयवों की मदद से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ तीनों कोण दिए हुए तो अपन किसी भी निश्चित त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। तो किसी भी त्रिभुज का निर्माण करने के लिए कम से कम हमें निश्चित रूप से 3 अवयव दिए हुए होने चाहिए। इसके बाद त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो अंदर के सभी कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। इससे अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये 60-60-60 होंगे, 60-60-60 बराबर 180 डिग्री हो गया। या अगर ये समबाहु नहीं है, जैसे अगर ये 50 है, ये 60 है, तो ये डेफिनेटली 70 होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतःकोण मतलब तीनों अंदर के कोणों का योग। उसके बाद अगली चीज़ अपन पढ़ते हैं कि त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होते हैं? जब त्रिभुज की कोणों की एक भुजा को पकड़कर आगे बढ़ाते हैं तो बनने वाला जो कोण होता है ना उसे बहिष्कोण कहते हैं। तो जैसे ये कोण है, ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है और ये बहिष्कोण है। अगर इन तीनों बहिष्कोणों का योग किया जाए तो 360 डिग्री होता है। जैसे देखते हैं अपन, ये अगर 50 है तो ये बहिष्कोण 130 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा, और ये 70 है तो 110 डिग्री का होगा। तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो 120, 130 और 110। हम देखते हैं 20, 30, 50 और 10, 60 बराबर 360 डिग्री। त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज है, वही पुराना वाला त्रिभुज जो भी अपन ने देखा। इसके अपने से एक भुजा को बढ़ा देते हैं, ये बहिष्कोण बनाते हैं। ये 50 था तो अपने ये कितना आया था? 130 आया था, ये 60 था और ये 70 था। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इस एक भुजा को बढ़ाया, ये बहिष्कोण बना जो इसके अंतराभिमुख जो अंतःकोण है। तो इसके अंतराभिमुख अंतःकोण कौन कौन से? ये दोनों कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 130 है, 60 और 70 भी 130 होता है। तो याद रखेंगे कि किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है और दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। जैसे दो भुजाएं, ये 3, 4 और 5 90 डिग्री का एंगल, ये समकोण त्रिभुज है। तो अपन अब इसमें देखेंगे कि अगर ये त्रिभुज है तो सदैव इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा किसी भी भुजा के लिए। जिससे अपन देखते हैं कि 3 और 4 को जोड़ते हैं, दो भुजाओं का योग करते हैं तो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से है। अपन इन दोनों को जोड़ते हैं 5 और 4 को, ये भी ज़्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से है। हम इन दोनों को जोड़ते हैं 5 और 3 को, ये भी ज़्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से है। ठीक इसी प्रकार करते हैं कि दो भुजाओं का अंतर, तो जैसे 4 और 3 का अंतर ये कम होना चाहिए तीसरी भुजा से, जैसे 5 और 4 का अंतर ये कम होना चाहिए बची हुई तीसरी भुजा से, और 5 और 3 का अंतर ये कम होना चाहिए बची हुई भुजा से, जो कि सही है। तो किसी भी त्रिभुज के लिए ये दोनों बातें हमेशा सदैव सत्य होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा।
उसके बाद आगे चलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। यदि कोई त्रिभुज है, अब इसके अगर दो भुजाएं बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण है, इसके सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण, तो ये कोण भी बराबर होंगे। इसके बाद अगली बात करते हैं कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा के सम्मुख वाला कोण भी बड़ा होता है। अब ये भी अपन ने देखा, इसमें ये बड़ी भुजा थी तो इसके सम्मुख कोण जो ये है समकोण है, ये सबसे बड़ा है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भुजाएं वाला त्रिभुज हो सकता है। तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भुजाएं दी हुई है क्वेश्चन में 3, 7, 4, 2.5, 3.7, 4.7, 2.4, 3.1, 8.4, इनमें से कौन सी भुजाएं हैं जो त्रिभुज का निर्माण कर सकती है। तो अपन देखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। 3 और 7 कितना हुआ 10। क्या ये 4 से अधिक है? बिल्कुल है। अगला देखते हैं 3 और 4 का योग 7। क्या ये बचे हुए 7 से अधिक है? नहीं है। इसका मतलब ये गलत है, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद अपन देखते हैं ये वाला, तो इसमें 2.5 और 3.7 6.2 होता है। क्या ये ज़्यादा है 4.7 से? तो है। इसके बाद अपन देखते हैं 3.7 और 4.7 को, ये 8.4 होते हैं। क्या ये ज़्यादा है 2.5 से? बिल्कुल है। इसके बाद अपन देखते हैं 2.5 और 4.7 को, तो ये 7.2 होते हैं। क्या ये ज़्यादा है 3.7 से? है। ये तीनों ही जगह पे रूल फॉलो होता है, इसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, मतलब यही ऑप्शन राइट है, ये त्रिभुज का निर्माण करेगा। इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एपी और बीसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है और हमें एक्स को निकालने के लिए कहा गया है। जब ये पैरेलल है तो ये दोनों जेड शेप बनाती है और ये जेड शेप है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। और अभी हमने त्रिभुज में पढ़ा है कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर होंगे। ये 40 तो ये भी 40। और हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 + 40 80, तो अंदर बचा ओनली 100 बराबर 180 है। तो x की वैल्यू आई 100, जो कि ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 और 13 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, तो संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने अभी देखा कि दो भुजाएं हैं हमारे पास और उनका योग करते हैं अपन, तो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा आएगा। तो 13 और 5 कितना हुआ 18 जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो तीसरी भुजा कुछ भी, जैसे मान लें x, तो इससे ज़्यादा है। और हमने ये भी देखा है कि दो भुजाओं का योग अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तो 13 और 5 का अंतर 8 आता है, तो 8 5 का अंतर 8 आता है, जो कि तीसरी भुजा से कम होगा। तो इसके हिसाब से इसकी भुजा कौन कौन सी हो सकती है? तो इसकी भुजा हो सकती है इन दोनों के बीच की पूर्णांक संख्या है, जिसके बीच में पूर्णांक आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। उनको अपन काउंट कर लेंगे, ये कितने हैं 3, 3, 6 और 3, 9। तो इस तरह अपना आंसर 9 आया। इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक है कि छोटी जो भुजा है, मतलब छोटी जो संख्या है, उसको 2 से गुणा करें और इसमें से 1 घटा दें। जैसे 5 को 2 से गुणा करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 10 - 1 बराबर 9। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन का अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगली चीज अपन पढ़ेंगे माध्यिका। त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो रेखा मिलाती है या जो रेखा खंड मिलाता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो ये त्रिभुज का शीर्ष है, इसको ये त्रिभुज
इसके शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये माध्यिका होगी। ये शीर्ष है, इसको सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देगा, ये माध्यिका है। सेम यही चीज़ यहाँ पे इस तरीके से अपने ABC त्रिभुज में BD, AF और CE तीन माध्यिकाएं हैं जो कि एक पॉइंट G से गुजरती है। माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब माध्यिकाओं का संगमन बिंदु जो होता है उसे केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर G केंद्रक है और AF, BD, CE ये सब माध्यिकाएं हैं। आगे अपन देखते हैं केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 के 2:1 में विभाजित करता है। अर्थात इस अगर ये माध्यिका पूरी 3 है तो ऊपर 2 और नीचे 1, शीर्ष की तरफ 2 और भुजा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु की तरफ 1 के अनुपात में से विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करती है, अर्थात उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। जो माध्यिका है वो इन त्रिभुज के इन दोनों एरियाओं को 2 समान भागों में विभाजित करती है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। माध्यिकाओं के संगमन से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। इससे माध्यिकाएं हैं इसमें AD, ABCDEF, ये जो माध्यिकाएं हैं इनसे जो त्रिभुज बने इसमें इन सभी त्रिभुजों का समान क्षेत्रफल समान होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा और इनका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/6 होता है। अर्थात बड़े त्रिभुज का एरिया जो है उसका और छोटे त्रिभुज का एरिया, इनका जो अनुपात होगा वो 6:1 होगा। सेम इसी तरह यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ पे माध्यिकाएं हैं, ये ऐसे ये पूरी माध्यिका है, इसको अपन को इतना ही बताया गया है इस तरीके से। ये G इसका केंद्रक है, तो इससे जो 3 त्रिभुज बने इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा आपस में, और ये बड़े वाले त्रिभुज का 1/3 होगा। अर्थात यहाँ पे भी त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज AGC का एरिया या त्रिभुज AGB या त्रिभुज BGC का एरिया, इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1 का रेशियो होता है इनके बीच में। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि अगर त्रिभुज ABC में P, Q व R भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो ये जो बीच वाला त्रिभुज है इसका एरिया जो होगा बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है। ABC का एरिया और त्रिभुज PQR के एरिया में जो रेशो होता है 4:1, और ये चारों जो बने इनका भी एरिया एक दूसरे के बराबर होता है। इसके बाद अपन देखते हैं ये केंद्रक O है
तो त्रिभुज ABC का केंद्रक है तथा PQ P व Q भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो बड़े त्रिभुज का एरिया, तो त्रिभुज ABC का जो एरिया है उसका 1/12 होता है त्रिभुज POQ का एरिया, मतलब 12:1 का रेशो उनके बीच में होता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि त्रिभुज, मूल त्रिभुज का एरिया और माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज के एरिया के बीच में जो रेशो होता है वो 4:3 का होता है। मतलब मेन त्रिभुज जो कि ABC है और एक माध्यिकाओं से बना हुआ त्रिभुज जैसे कि BEFC और AD, ये तीनों माध्यिकाएं मिलकर अगर कोई त्रिभुज बनाती है तो इनका जो भी त्रिभुज का एरिया होगा और जो इस त्रिभुज का एरिया होगा उनके बीच का रेशो 4:3 का रेशो होगा। जैसे अगर इसका एरिया 16 होगा तो इनका एरिया 12 होगा, इसका एरिया 4 होगा तो इनका एरिया 3 होगा। उसी तरह माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग करके 4 से गुणा किया जाए और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके 3 से गुणा किया जाए तो त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाओं का 4 गुना था वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के 3 गुने से अधिक होता है, अर्थात 4AD + BE + CE बड़ा होता है 3AB + BC + CA से। इसके बाद देखते हैं माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 √ 2c² + 2b² - a²। इसी तरह अगर अपन BE माध्यिका के लिए निकालना चाहें तो सेम वही 1/2 √ में इसमें आएगा B को छोड़ के और सबका स्क्वायर 2 गुना करेंगे और जोड़ देंगे और B का स्क्वायर घटा देंगे, मतलब 1/2। और अगर अपन को जैसे A का निकालना होता है तो 2b² + 2c² में से a² घटा देते हैं जो अंडर के अंदर होता है। अगर B का निकालना है तो इधर से B का निकालना है 2c² और 2a² में से 2b² में से b² घटा देते हैं। इसी तरह अगर अपन को माध्यिका CF की लंबाई निकालना चाहें तो उसके लिए अपना फॉर्मूला आएगा 1/2 √ के अंदर CF के लिए निकालेंगे तो A और B का 2 गुना करके जोड़ेंगे तो 2a² + 2b² - c² को घटा देंगे। इसके बाद यदि त्रिभुज ABC में दो माध्यिकाएं BE तथा CF परस्पर समकोण पर काटती है तो अगर कोई त्रिभुज है ABC, इसलिए अगर अपन दो माध्यिकाएं बनाते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है 90 डिग्री पर काटती है तो इसके लिए ये होता है 5BC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये इसकी लंब केंद्र तथा शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब का संगमन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। और कोण BOC जो होता है, मतलब ये वाला कोण, ये इस वाले कोण और A होता है ये वाला, तो कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण एंगल ऑफ A होता है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये कैसे होता है? ये होता है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है
डिग्री होता है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये हो गया 180, तो ये दोनों मिलके बचे 180, तो ये ए है तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए, और ये दोनों शीर्ष अभिमुख है इसलिए ये भी 180 माइनस ए होगा। तो कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल ऑफ ए। और इसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ ई इज इक्वल टू सी ओ इंटू ओ एफ। इसके बाद अंतः केंद्र तथा कोणों का अर्धक। अब त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र से अंतःवृत्त बनता है और अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या कहलाती है। अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। त्रिभुज का के जो कोण होते हैं इनका समद्वि भाजन, मतलब जैसे अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इसको 30 और 30 में डिवाइड करने वाली लाइन, ये 60 है तो इसको भी 30 में डिवाइड करेगी, ये 60 है तो इसको भी 30 में डिवाइड करेगी। अगर 70 है तो 35 में डिवाइड करती है। और ये तीनों जिसे एक बिंदु से गुजरते हैं उससे इनका संगमन बिंदु और अंतः केंद्र कहते हैं। इस अंतः केंद्र से त्रिभुज के अंदर एक वृत्त का निर्माण किया जा सकता है जो कि त्रिभुज को तीनों भुजाओं को टच करता है और तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। किसी त्रिभुज के अंतः त्रिज्या ज्ञात करना। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का एरिया और उसका अर्ध परिमाप। त्रिभुज का एरिया त्रिभुजों के हिसाब से अलग अलग होता है और अर्ध परिमाप जो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। अब यदि अगर समबाहु त्रिभुज दिया गया हो तो त्रिभुज का एरिया √3/4a² होता है और इसकी तीनों भुजाओं का योग, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होती है तो 3a, और इसका आधा बाई 2, तो ये इसका अर्ध परिमाप हो जाता है। इससे ए से ए एक बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया और इस √3 से ये √3 बार कट गया, तो इससे इसकी वैल्यू आई, ऊपर बचा a और नीचे बचा 2 और ये √3 भी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसलिए नीचे आ जाता है। तो इसकी वैल्यू बची समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या की वैल्यू है a/2 और समकोण त्रिभुज हो तो इसके लिए आती है r = p + b - h/2। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब त्रिभुज का कोण अर्धक है, कोणों का अर्धक है और ये O से गुजरता है। O इसका अंतः केंद्र है तो जो त्रिभुज इसमें एंगल BOC जो होगा वो होगा 90 माइनस जो A है एंगल ऑफ A/2, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, +/2। अब यदि अगर ये बाहर की तरफ बनता है तो इसके लिए जो BOC होगा वो होगा 90 माइनस एंगल A/2। अगर ये बाह्य कोणों का समद्वि भाजक है तो, और ये एक अंतः और एक बाह्य समद्वि भाजक से मिलकर बना हुआ BOC है तो इस BOC की वैल्यू होती है एंगल ऑफ A/2। ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी होती है। इसके यदि त्रिभुज में इसका शीर्षलंब और कोण का अर्धक दोनों दिया हो, उनके बीच का कोण पूछा गया हो तो ये होता है बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा के उसका आधा कर देते हैं और इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। तो जैसे कि इस त्रिभुज में अपन को AP जो है वो दिया हुआ है कोण A का अर्धक और AD जो है वो शीर्ष लंब है और इन दोनों के बीच का कोण DAP जो हमें फाइंड करना है, इसको निकालने का तरीका होता है बड़े एंगल इस B में से छोटे एंगल को घटाकर इसका आधा कर देना, जो कि ये है।
इसी तरह त्रिभुज ABC में AD इसका लंब AX इस एंगल का समद्वि भाजक है, तो इसमें AB अपॉन AC जो होगी वो BX अपॉन XC के बराबर होगी। अगला अपन देखते हैं AD BF तथा CF इसके समद्वि भाजक है और I अंतः केंद्र है, तो AI ये I है, तो A से I AI और ID जो होगा AB प्लस AC अपॉन BC होगा, मतलब दोनों भुजाओं का योग अपॉन नीचे वाली भुजा का योग। सेम यही चीज़ इसके लिए निकालेंगे, तो CI अपॉन IF जो होगा वो होगा अपॉन AC प्लस BC अपॉन AB। और इसी तरह अपन निकाल सकते हैं BI अपॉन IE जो होगा AB प्लस BC अपॉन AC। परिकेंद्र तथा भुजाओं का लंब केंद्र। भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र से परिवर्त बनता है। यदि अगर कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के पर लंब डाला जाए, इनके मध्य बिंदु से एक लंब का निर्माण किया जाए, इसी तरह इसके मध्य बिंदु से एक लंब का निर्माण किया जाए, और इसी तरह इसके मध्य बिंदु से भी एक लंब का निर्माण किया जाए, और ये तीनों जहाँ से गुजरते हैं ये इसका परिकेंद्र कहलाता है। और इससे परिवर्त का निर्माण होता है। परिवर्त त्रिभुज के कोणों को छूता हुआ बनता है, मतलब त्रिभुज इसके अंदर पूरा का पूरा आ जाता है। परिवर्त की परित्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, ये परिवर्त बनता है, और परिवर्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है, जो कि ये है, इसे कैपिटल R से दिखाया गया है। तो परित्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ABC तीनों भुजाओं को गुणा करके उसको 4 अपॉन 4 और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होता है। ये त्रिभुज ABC है, तीनों भुजाओं का गुणा अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का 4। और समबाहु त्रिभुज हो तो ये A अपॉन √3 होता है, और समकोण त्रिभुज हो तो ये R बराबर H/2 होता है। ये कैसे होता है, ABC करते हैं अपन तो A क्यूब हो जाता है, A इंटू A और 4 इंटू इसका एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 A²। 4 से 4 कैंसिल, A² से A क्यूब का A रह जाता है। तो इस प्रकार ये बचता A अपॉन √3। सेम ऐसे ही समकोण त्रिभुज के लिए निकाला जाता है, जो कि H/2 होता है, लेकिन हमें इसे डायरेक्ट याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के मध्य दूरी। यदि कोई त्रिभुज है तो इसका अंतः केंद्र और परिकेंद्र तो इन त्रिभुज के अंदर होंगे, त्रिभुज में होंगे, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे निकालने का फॉर्मूला होता है r² - 2 बड़ा R और छोटा r। यहाँ पे जो बड़ा R होता है ये परित्रिज्या है, और जो छोटा r है ये अंतः त्रिज्या है। इस तरह अपन त्रिभुज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे।